चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय क्या होता है, पैंक्रियाज पढ़ना है और गाल ब्लैडर पढ़ना है। दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। आज का लास्ट टॉपिक हो सकता है, मे भी हो सकता है ना, इसलिए पहले स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज होता क्या है, पाचन में इसका महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, पाचन में या भोजन को पचाने में या उसको सहायक ग्रंथि होती है ये, है ना, इसको भोजन को पचाने में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, वही सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके कितने भाग होते हैं। क्लियर बच्चों? यही चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। तो और उससे पहले मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आप लोग अपनी लर्निंग को इसी तरीके से बेहतर ढंग से करते रहिएगा, ताकि आप भविष्य में एक सफल नागरिक बन सकें। ठीक है ना? तो मेनली चीज होता है, अगर आपको सफल बनना है तो आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ नैतिक गुण भी होना चाहिए। नए लोगों से कैसे बात करनी होती है, किस प्रकार से व्यवहार रखना होता है। किताबी ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट मोरल एजुकेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? तो आपके साथ अपने बड़ों से कैसे बात करनी होती है, उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, कैसा आचरण रखना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको किताबी ज्ञान कोई नहीं पूछेगा आपको, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो समाज में और बाहर, आपके नैतिक गुणों को ही ध्यान दिया जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए, बाकी हम लोग वो माया है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, अपनी लर्निंग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, लीवर खत्म हो गया। ये सिलेबस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, सिलेबस है, कंटेंट है। ये लीवर हम लोगों ने खत्म कर लिया। पैंक्रियाज पढ़ना और गाल ब्लैडर पढ़ना है। फिर उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन में जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, उसका जनरल सिद्धांत क्या होता है, सामान्य सिद्धांत, डाइजेशन सिस्टम का सामान्य सिद्धांत को हम लोगों को पढ़ना है, और हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर एक शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना? बाकी मेनली चीज ये होती है, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर, पित्ताशय और अग्नाशय, है ना। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ये वाला पार्ट में पढ़ना। और पित्ताशय ये लीवर के नीचे पाया जाता है, निचले सतह पर पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है ना? यही दो चीजें बचा है, बाकी सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे इसको उड़ा दिए हैं। ठीक, चलिए। और सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी चीजों को मिल सके। चलिए, म्यूकस आमाशय के आगे काफी लंबा स्लाइड बनी है, 100 पेज की है आपकी, ना। आई नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो फिर पीछे हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी लिखने में। लीवर से समस्याएं, ये सब चीजें क्या होती हैं, सब चीजें हम लोग कल डिस्कस कर लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है अग्नाशय, ये वाला पार्ट। ठीक है ना? ये क्या होता है आपका? अग्नाशय होता है। तो इसका काम क्या, ये पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है ना, और इसके कितने भाग होते हैं, यही सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो अग्नाशय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण और जटिल अंग होता है। क्या होता है? एक महत्वपूर्ण और जटिल अंग होता है, जो पाचन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा प्रकार का सिस्टम होता है ना, यहाँ पर इसको कर देना। यह एक प्रकार का ऐसा तंत्र होता है ना, अग्नाशय एक प्रकार की ऐसी जटिल अंग होता है, जो पाचन तंत्र और अंतःस्रावी पाचन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना? ये हार्मोन्स को रिलीज करता है बच्चों, अंतःस्रावी हार्मोन्स को भी रिलीज करने का काम करता है, पित्त को भी रिलीज करता है
और हार्मोन्स को भी रिलीज करने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम अंतःस्रावी और बहिस्रावी दो ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या बहिस्रावी ग्रंथियां होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना। तो या दोनों मुख्य भूमिका निभाता है। या पेट के पीछे आमाशय के नीचे हिस्से और छोटी आंत ड्यूोडेनम के मोड़ के पास स्थित होता है। यह जो होता है आमाशय, ये जो अग्नाशय होता है आमाशय के पीछे होता है ना। आमाशय के पीछे, ये नीचे वाला भाग होता है, इसके पीछे होता है, ये आमाशय के पीछे होता है। और जो छोटी आंत के सबसे पहला भाग क्या होता है, डेड्यूनम होता है। छोटी आंत तीन भागों से मिलकर बनी होती है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। याद करिए जो छोटी आंत पढ़ रहे थे, डेड्यूनम जिसे हम लोग ग्रहणी बोलते थे, है ना। डेड्यूनम, सॉरी ड्यूडेनम जो होती है वो ग्रहणी होती है। यह आमाशय का पहला भाग होता है, सॉरी छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह सी आकार का होता है। कैसा होता है, सी आकार का। ठीक है ना। ये हम लोग छोटी आंत में जब पढ़े थे, ड्यूडेनम और जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। तो ये ड्यूडेनम, छोटी आंत ड्यूडेनम के मोड़ के पास स्थित एक चपटी नाशपति के आकार की ग्रंथि होती है। ये कैसी होती है, चपटी अनाजपत्ति के आकार की या नाशपति के आकार की। ये क्या होती है, एक प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है ना। अग्नाशय क्या होता है, या पेट के पीछे आमाशय के निचले हिस्से, आमाशय के निचले हिस्से, पेट के पीछे आमाशय के निचले हिस्से में, आमाशय के निचले हिस्से और छोटी आंत ड्यूडेनम के मोड़ के पास स्थित एक चपटी नाशपति के आकार का ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 इंच होती है ना। इसकी अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 इंच और 15 से 20 सेंटीमीटर। अगर सेमी में मापेंगे तो 15 से 20 सेंटीमीटर, इंच में 6 से 8 इंच तक क्या होता है, आपका अग्नाशय होता है बच्चों। क्लियर। अग्नाशय जो होता है यह एक जटिल महत्वपूर्ण अंग होता है, जटिल अंग होता है, जो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। पाचन तंत्र में और अंतःस्रावी तंत्र में दोनों में महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका निभाता है। या पेट के पीछे आमाशय के निचले हिस्से, पेट के पीछे और आमाशय के निचले हिस्से, छोटी आंत ड्यूडेनम के मोड़ के पास स्थित एक चपटी नाशपति के आकार की ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 इंच होती है ना। अग्नाशय की लंबाई कितनी है, 6 से 8 इंच, अगर सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय कैसी होती है, एक मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करने का काम करती है। ये कैसी होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। क्लियर। ये कैसी होती है, अग्नाशय मिक्स ग्लैंड होती है, या बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम करती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 इंच, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। या कहाँ पाई जाती है, या पेट के पीछे आमाशय के निचले हिस्से, है ना, छोटी आंत के ड्यूडेनम के पास में स्थित होती है, ये वाला। इसीलिए यहाँ पर इसकी जो छोटी आंत की जो संरचना बनती है, सी आकार की बनती है ना। यहाँ पे ड्यूडेनम की आकृति कैसी बनती है, सी आकार की। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे। संरचना हम लोगों ने देख लिया था। संरचना में इसका हमने अग्नाशय मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है, ये वाला भाग है ना। अग्नाशय मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है बॉडी, शरीर, और थर्ड नंबर टेल, पूंछ होती है इसकी। ये किसके भाग है, अग्नाशय के, है ना। अग्नाशय 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी, थर्ड नंबर टेल। शीर्ष क्या होता है, यह हिस्सा ग्रहणी ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग के सी आकार में स्थित होता है। जो हेड होता है, ये वाला पोर्शन कहाँ होता है, ये आपका सिर होता है। ये कहाँ पर होता है, ये वाला पोर्शन, ये छोटी आंत के ड्यूडेनम, है ना, छोटी आंत के जो ड्यूडेनम होती है उसके जो सी आकार की संरचना के बीच में पाया जाता है, सी आकार की संरचना के पास में स्थित होता है।
ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। किसका, अग्नाशय का हेड। ये वाला पार्ट क्या होता है, अग्नाशय का हेड होता है। फिर बॉडी, यह मध्य भाग है जो आमाशय के पीछे स्थित होता है, ये बॉडी वाला पार्ट है ना। ये कहां पर स्थित होता है, आमाशय के पास स्थित होता है। थर्ड नंबर होता है पूंछ, यह ऊपरी पेट के बाईं ओर स्थित संकीर्ण हिस्सा होता है, पतला हिस्सा होता है ये वाला। अब यहाँ पे मोटा दिख रहा है वो तो बात की लगी, लेकिन यह होता है पतला होता है, इसीलिए ना इसका नाम टेल। टेल क्या होती है, पूंछ होता है। यह पेट के बाईं ओर स्थित संकीर्ण हिस्सा होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसकी संरचना यह किन तीन या आमाशय मुख्य 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है बॉडी, थर्ड नंबर टेल। शीर्ष क्या होता है, यह हिस्सा ग्रहणी या डेड्यूनम छोटी आंत का पहला भाग होता है। डेड्यूनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह सी आकार का होता है, तो सी आकार में स्थित होता है ये वाला पार्ट है ना। ये कैसा होता है, डेड्यूनम होता है। ये सी आकार का बना होता है। जो सी आकार के पास में स्थित वाला भाग क्या होता है, आपका हेड होता है। फिर नंबर होता है बॉडी या शरीर, यह मध्य भाग होता है, यह अग्नाशय का मध्य भाग होता है जो आमाशय के पीछे स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है, आमाशय के पीछे स्थित होता है। थर्ड नंबर होता है किटिल, यह ऊपरी पेट के बाईं ओर स्थित होता है। ऊपरी पेट के बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है, स्टोमच के बाहर में स्थित होता है। फिर इसका काम क्या होता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका अर्थ है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह काम करता है ना। इसका काम क्या होता है, अग्नाशय का बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। संरचना में 3 ही पार्ट है, हेड है, बॉडी है और टेल है। हेड कहाँ पाया जाएगा, हेड कहाँ पाया जाए, छोटी आंत जो डेड्यूनम होता है। डेड्यूनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है, वह सी आकार के पास में स्थित होता है, वो होता है हेड। फिर होता है बॉडी, ये आमाशय के पीछे स्थित होता है, सॉरी आमाशय के पास में स्थित होता है। कहां पर, आमाशय के पीछे या पास में स्थित होता है, ये होता है बॉडी। थर्ड नंबर होता है पेट के ऊपरी बाईं ओर स्थित संकीर्ण हिस्सा होता है, ये आपकी टेल होता है, ठीक। ये इसके तो पार्ट्स हो गए, किसके, अग्नाशय के। इसका काम क्या होता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका अर्थ यह है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही तरह काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बहिस्रावी क्या होता है। अग्नाशय के प्रमुख कार्य, जो बहिस्रावी, अब हम इसका क्या देखेंगे, बहिस्रावी देखेंगे, फिर अंतःस्रावी इसका कार्य देखेंगे, ठीक है ना। अग्नाशय के प्रमुख कार्य, अग्नाशय कार्यों के लिए अग्नाशय के कार्यों को 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया जाता है ना। अग्नाशय का जो काम होता है वह दो भागों में विभाजित किया गया है, 2 प्रमुख कार्यों में विभाजित किया गया। पहला होता है बहिस्रावी कार्य, है ना, यह मिक्स ग्लैंड होती है ना, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे किसका, बहिस्रावी कार्य, अग्नाशय का बहिस्रावी कार्य। इसमें का पहला काम होता है इसका पाचन। बहिस्रावी में इसका पहला काम क्या होता है, पाचन करने का काम होता है। दूसरा होता है पाचन में फिर ये इमाइलेज जो होता है, एंजाइम, पाचन में क्या हो रहा है, एंजाइम भोजन को पचाने के लिए एंजाइम को बनाता है या एंजाइम छोड़ता है। पहला होता है इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और बाइकार्बोनेट, ये प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो अलग अलग चीजों को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमाइलेज का काम अलग होता है, लाइपेज का काम अलग होता है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम अलग होता है। फिर बाइकार्बोनेट का काम अलग होता है। ये क्या करते हैं, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर बच्चों, इसमें पाचन के काम करते हैं, ये एंजाइम होते हैं, पाचन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पाचन में अग्नाशय पाचन एंजाइम बनाते हैं, ठीक है ना। अग्नाशय क्या करते हैं, पाचन एंजाइम बनाते हैं, जो अग्नाशयी नलिका, है ना, अग्नाशयी नलिका पैनक्रियाटिक डक्ट्स के माध्यम से छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए आते हैं। इसके माध्यम से अग्नाशयी नलिका पैनक्रियाटिक डक्ट्स के माध्यम से ये कहां पर, ये एंजाइम कहां जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए आते हैं। क्लियर, जो
अग्नाशय से पाचन एंजाइम बनता है। यह अग्नाशयी नलिका के माध्यम से छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अग्नाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है ना। ये भोजन को पचाने में सहायता करती है, सहायक ग्रंथियां होती है, भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, बल्कि इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है। क्लियर। ये भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनाती हैं। तो वह एंजाइम अग्नाशयी नलिका के माध्यम से छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद एंजाइम कौन कौन बनता है? एमाइलेज बनता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, फिर बाइकार्बोनेट। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? शर्करा में तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ये होता है एमाइलेज का काम होता है। किसका काम होता है? एमाइलेज। यह एमाइलेज आपकी लार ग्रंथियां भी बनाती हैं, याद है ना, जब लार ग्रंथियां पढ़ रहे थे मुख में, तो एमाइलेज लार ग्रंथियां भी बनाती हैं जो शुरुआती भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। ठीक है ना। फिर दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज वसा को पचाने में मदद करती है। लाइपेज क्या करती है? वसा को पचाने में मदद करती है। ठीक है ना। थर्ड नंबर होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पचाते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होती है प्रोटीन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। फिर होता है बाइकार्बोनेट। यह पेट को एसिड को निष्क्रिय करता है। जो पेट में एसिड बनती है, गैस बनती है, सॉरी अम्ल के, जो पेट में अम्ल बनती है, जिसे पेट के जो एसिड होते हैं उनको निष्क्रिय करते हैं, जिससे आंत का वातावरण भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए अनुकूल हो जाता है। जिसको छोटी आंत बड़ी आंत का वातावरण होता है, उनका एनवायरनमेंट होता है, वो भोजन के पचाने के लिए अत्यंत अनुकूल हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। ये बाइकार्बोनेट काम क्या होता है? जो पेट में एसिड होते हैं, पेट को एसिड को निष्क्रिय करते हैं, पेट के एसिड को निष्क्रिय कर देता है बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया सड़े सुने हो ना। बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। जब अम्ल प्लस क्षार बनता है तो क्या होता है? लवण प्लस जल बनता है। ये अभिक्रिया कैसी? उदासीनी अभिक्रिया होती है। तो जो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट एसिड से क्या बना देता है? एसिड के अभिक्रिया बनाकर वहां पर लवक बना देता है, लवण और जल बना देते हैं। तो वो जो एसिड का प्रभाव होता है वहां पर निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है? पेट के एसिड को निष्क्रिय करने का काम हो करता है। ठीक है ना। जिससे पेट का वातावरण भोजन को पचाने के लिए अत्यंत अनुकूल हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे। आपका इमेज खत्म हो गई। फिर उसके बाद बहिस्रावी कार्य। दूसरा नंबर क्या होता है? पहला अग्नाशय का पहला काम होता है बहिस्रावी कार्य, दूसरा होता है अंतःस्रावी कार्य। और अंतःस्रावी कार्य हम लोग पढ़ते हैं। अंतःस्रावी कार्य पहला होता है हार्मोन्स उत्पादन करना। किसका काम होता है? हार्मोन्स का उत्पादन करना। अग्नाशय का काम क्या होता है? हार्मोन्स छोड़ने का काम करता है। यह क्या करता है? रक्त में सीधे हार्मोन्स छोड़ता है जो चयापचय और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपका अग्नाशय। किसके माध्यम से? हार्मोन्स के माध्यम से। कहां पर भेजता है? कहां पर भेजता है? रक्त में, है ना। यह रक्त में सीधे हार्मोन्स छोड़ता है जो चयापचय और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसमें पहला चीज हार्मोन्स होता है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागन और सीधा थर्ड नंबर होता है सोमैटोस्टैटिन। ये क्या होते हैं? थर्ड आपके हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स। इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है ना। ये थर्ड आपके क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। पहला इंसुलिन, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, शर्करा का स्तर बढ़ता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती हैं।
है ना। कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती हैं। कब? जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, ठीक है ना। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती हैं, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग करने या यकृत में स्टोर करने में मदद करती हैं। तो जो इंसुलिन होता है, बीटा जो कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती हैं, ठीक है ना। अब इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने का काम करती हैं, है ना। ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग या यकृत में स्टोर करने में मदद करती हैं। ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? यकृत में। आप लोग जब लीवर पढ़ रहे तो वहां पर था ग्लूकोज का स्टोरेज, तो ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है, ठीक है ना, कौन? ग्लूकोज। तो इंसुलिन छोड़ती है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग करने या यकृत में स्टोर करने में मदद करती है, या ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। जो इंसुलिन होता है ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? इंसुलिन का काम क्या करते हैं? यह ब्लड शुगर को कम करता है। कैसे कम करता है? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती हैं जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में स्टोर करने का काम करती हैं। किसके रूप में? एनर्जी के रूप में, है ना। जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज को कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में स्टोर करने का काम करते हैं, या तो लीवर में स्टोर करेंगे, ठीक है ना, ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं में स्टोर करने में, या लीवर में यकृत में स्टोर करने में मदद करता है, या ब्लड शुगर को कम करता है, ठीक है ना। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा नंबर होता है ग्लूकागन या हार्मोन रक्त में शुगर स्तर कम होने पर यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ग्लूकागन जो होता है रक्त में शुगर की कमी, जब से ब्लड प्रेशर कम होता है या शुगर, जब हार्मोन शुगर का स्तर कम होने पर, जब ब्लड में शुगर का स्तर कम होता है ना, तो ग्लूकागन जो होता है यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागन। और ब्लड शुगर को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। समझ गए ना? किसके माध्यम से? यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर को कम करने का काम आपका ग्लूकागन करता है। सॉरी बढ़ाता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, यहाँ कम करने का काम इंसुलिन करता है, ठीक है ना। फिर आता है सोमैटोस्टैटिन या इंसुलिन और ग्लूकागन कार्यों को नियंत्रित करता है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है यह इंसुलिन और ग्लूकागन कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। कब आपको ब्लड शुगर बढ़ाना है, कब घटाना है, यह काम नियंत्रित करता है कौन? सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत? सोमैटोस्टैटिन का काम इंसुलिन और ग्लूकागन के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक। चलो आगे। अब अग्नाशय से संबंधित प्रमुख रोग, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं? अग्नाशय के संबंधित प्रमुख रोग, इसमें क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे संबंधित रोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कारण पढ़ेंगे, किन कारणों से होता है, फिर उसका निदान पढ़ना, ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। फिर अग्नाशय से संबंधित प्रमुख रोग पहला होता है अग्नाशय शोथ। इसमें क्या होता है? अग्नाशय में सूजन यह होता है पैनक्रियाटाइटिस, है ना, पैनक्रियाटाइटिस, ये क्या होता है आपका? अग्नाशय शोथ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अग्नाशय में सूजन आ जाती है, जो
गंभीर पेट दर्द, मतली और उल्टी का कारण बनती है। ठीक है ना बच्चों। ये जब आती है अग्नाशय थोथ जो होता है, अग्नाशय थोथ में, इसमें अग्नाशय में क्या होती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसमें इसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो क्या होता है लगातार, ये तो कारण है, तो जो इसमें क्या होता है, अगर स्वेलिंग आ जाती है तो जो गंभीर चोट, अग्नाशय में सूजन आ जाती है, जो गंभीर पेट दर्द होता है ना, जब स्वेलिंग आ जाती है इसमें अग्नाशय में, तो गंभीर क्या होता है, पेट दर्द होता है, मतली आती है और उल्टी का कारण बनती है। ठीक है ना। दूसरा नंबर होता है डायबिटीज। जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना जाता है, नहीं बना पाता है, तो व्यक्ति को व्यक्ति को टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह हो जाता है। मधुमेह जो होता है क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शुगर। मधुमेह को क्या बोलते हैं, शुगर हो जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 का दो प्रकार का शुगर होता है, आगे है टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, आगे अगली वाली स्लाइड में। तो डायबिटीज कब होती है, डायबिटीज तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। ठीक है ना। डायबिटीज कब होती है, जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो व्यक्ति को टाइप 1 टाइप 2 का मधुमेह हो जाता है। अभी टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर अग्नाशय का कैंसर, इसमें क्या होता है, संबंधित रोग हो बच्चों। तो थर्ड नंबर होता है अग्नाशय का कैंसर। यह एक गंभीर स्थिति है जो अग्नाशय की कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाती है। ट्यूमर के माध्यम से क्या होती है, यहाँ पर अग्नाशय में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो यह एक गंभीर स्थिति होती है। जब कैंसर कैसे होती है, बहुत विकट स्थिति होती है, बहुत गंभीर स्थिति होती है। यह कैसे होता है, यह अग्नाशय की कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित होता है। कैंसर किसके रूप में होता है, ट्यूमर के रूप में विकसित होता है, गांठ के रूप में विकसित होता है। कब होता है, जब अग्नाशय की कोशिकाओं में क्या होता है, जब अग्नाशय की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर क्या होता है, कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ना, ट्यूमर का ट्यूमर हो जाता है ना। कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना ट्यूमर कहलाता है। जब ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर के बाद वहां पर ये ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अग्नाशय की कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित होती है, कौन, कैंसर, ट्यूमर के रूप में विकसित होती है कैंसर। तो अग्नाशय का कैंसर खत्म हो गया। फिर वह आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। फोर्थ नंबर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस यह एक अनुवांशिक विकार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकता वाला विकार होता है। कौन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यह अनुवांशिक होता है, जैसे आपके माता पिता, उनके माता पिता में था तो फिर आपके माता पिता में आया, है ना, जैसे दाई बाबा के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता चला जाता है। ठीक है ना। अनुवांशिक लक्षण होते हैं यही। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, यह कैसा होता है, अनुवांशिक विकार होता है जो पाचन एंजाइमों के प्रवाह को बाधित कर सकता है। यह फाइब्रोसिस्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस्ट पाचन एंजाइमों को प्रवाह को बाधित करने का काम करता है। ठीक है ना। पाचन एंजाइमों के प्रवाह को बाधित कर सकता है कौन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यह कैसे विकार होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अनुवांशिक होते हैं। ठीक है ना। जैसे होता है हमारे में, जैसे हमारे पिताजी में था या माता में जी था, हमारे में आया, हमारे से हमारे बच्चों में चला जाए, फिर उनके बच्चों में ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है ना। यह एक अनुवांशिक विकार होता है जो पाचन एंजाइमों के प्रवाह को बाधित कर सकता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, चलो। अब डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 है ना। टाइप 1 और टाइप 2 जो मधुमेह बनता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है। टाइप 1 क्या होती है, ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन का बनना लगभग बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो टाइप 1 में क्या होता है, ऑटो इम्यून बीमारी होती है। टाइप 1 में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। समय पर इंसुलिन न लेने से दिल, किडनी, आंखों और पैर को बीमारी
पैर की बीमारियां हो सकती हैं। समय पर इंसुलिन, इसका इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है बच्चों, है ना। तो समय पर इंसुलिन न लेने से हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, आंखों में बीमारी हो सकती है, पैरों की बीमारी हो सकती है। इंसुलिन इंजेक्शन लेना आवश्यक होता है। जब आपका शुगर होता है, टाइप 1 का शुगर होता है, टाइप 1 शुगर में क्या होता है, टाइप 1 मधुमेह में क्या होता है, आपका इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है ना। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसके लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना अनिवार्य हो। जब किसी में टाइप 1 मधुमेह होता है, टाइप 1 का शुगर होता है, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर टाइप 2 में जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। टाइप 2 शुगर में, टाइप 2 जो होता है डायबिटीज में, या डायबिटीज क्या था वहां, मधुमेह, जब इसमें जो होता है, इसमें शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसमें मोटापा होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, गर्भवती महिलाओं को ही हो सकता है ना। इसमें किसी भी की हो सकता है, जरूरी नहीं गर्भवती महिलाओं का। इसमें होता है मोटापा बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपके पास, है ना। टाइप 2 में क्या होता है, मोटापा बढ़ सकता है और हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। फिर इसको टाइप 2 को सही करने के लिए दवाई से मैनेज किया जा सकता है। टाइप 2 का नियंत्रण दवाइयों से भी हो सकता है, ठीक है ना। टाइप 2 डायबिटीज में दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। टाइप 1 और टाइप 2 में समझ में आया। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन सही तरीके से काम या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादातर हो सकता है ये डायबिटीज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और इसको नियंत्रित करने के लिए दवाई के माध्यम से इसको मैनेज हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे। अब थर्ड नंबर पढ़ना, दूसरा उसी में है, खराब अग्नाशय के लक्षण, है ना। खराब अग्नाशय के लक्षण, इसमें पहला होता है, अगर आपका अग्नाशय खराब हो गया तो उसमें क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, ऊपरी पेट में तेज दर्द, पीठ तक जा सकता है। जो ऊपरी पेट में दर्द होता है, तेज दर्द, जो पीठ तक आपके जा सकता है। पहला चीज क्या होगा, ऊपरी पेट में तेज दर्द रहेगा, जो आपके पीठ तक दर्द हो सकता है, ठीक है ना। खराब अग्नाशय के लक्षण में पहला क्या होता है, ऊपरी पेट में तेज दर्द होगा जो आपकी पीठ तक जा सकता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा लक्षण तैली या बदबूदार मल जो दिखता है, तैली या बदबूदार मल जो दिखता है कि वसा का तैली या बदबूदार मल जो दिखाता है कि वसा सही से नहीं पच पाता, फैट का पाचन सही पूर्वक नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जो खराब अग्नाशय के लक्षण में पहला, दूसरा होता है तैली या बदबूदार मल होता है जो दिखाता है, तैली या बदबूदार मल दिखाता है कि वसा सही पच नहीं रही है ना, वसा का पाचन सही सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। ये आपके अग्नाशय का मेन लक्षण होता है, खराब होने का मेन लक्षण होता है, ठीक है ना। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज। ये बनता कहाँ से है, अग्नाशय से। जब यही अगर अग्नाशय खराब होगा तो वसा का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे आपका तैली या बदबूदार मल बाहर निकलता है, ठीक है ना। फिर होता है मतली या उल्टी होना, मतली या उल्टी होना, ये अग्नाशय के खराब होने के लक्षण होता है। फिर त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पीलिया की समस्या इसमें आ सकती है। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, यह पीलिया की समस्या हो सकती है। अगर पीलिया हो गई है तो आपके लीवर और अग्नाशय के ठीक तरीके से काम न करने की वजह से होता है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक थोड़ी दिक्कत। खराब अग्नाशय के लक्षण क्या होता है, पेट में तेज दर्द हो गया, बिना कोशिश किए वजन कम होना, बिना कोशिश किए वजन का कम होना।
तो इसमें क्या होता है, आपका वजन हमेशा घटता चला जाएगा, ठीक है ना। बिना कोशिश किए वजन कम होता है, फिर बिना तैलीय या बदबूदार मल होता है, या वसा का पाचन नहीं हो पाता, इसमें मतली उल्टी होती रहती है, और त्वचा और आंखों का पीला पड़ना या पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। जब पीलिया के लक्षण हो तो आपके अग्नाशय भी डैमेज हो सकता है और लीवर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर होता है इसको स्वस्थ अग्नाशय के लिए सुझाव। इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसमें शराब का सेवन बहुत तरीके से करें ना। पहला चीज होता है स्वस्थ रखने के लिए, अग्नाशय को स्वस्थ रखने के लिए जितनी अधिक हो, जितना हो सके उतना शराब का सेवन करें, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें बच्चों अग्नाशय को स्वस्थ रखने के लिए शराब का सेवन ना करें, ठीक है ना। शराब का सेवन न करें। अत्यधिक शराब पीना पैनक्रिया इसका मुख्य कारण होता है ना। इसका मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। हाँ, पैनक्रियाटाइटिस का मुख्य कारण होता है जब अगर ज्यादा शराब पीते हैं, है ना। तो अत्यधिक शराब पीना पैनक्रियाटाइटिस का मुख्य कारण होता है। दूसरा नंबर होता है धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान और करें, धूम्रपान अगर कर रहे हैं, गुटखा दारू खा रहे हैं, गुटखा दारू पी रहे हैं, तो आप छोड़ दें, नहीं तो आपका पैनक्रियाज खत्म हो सकता है। तो धूम्रपान छोड़ दें। यह अग्नाशय कैंसर को जोखिम को काफी बढ़ा देता है। अग्नाशय की जो कैंसर होता है उसको काफी हद तक बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो धूम्रपान छोड़ दें। थर्ड नंबर हो तो स्वस्थ आहार खाएं। तला हुआ, अधिक वसा युक्त और मसालेदार भोजन कम करें, ठीक है ना। तला हुआ, अधिक वसा युक्त और मसालेदार भोजन कम कर दें, नहीं तो आप क्या हो जाएगी, इसमें से कोई ना कोई लक्षण दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर वजन नियंत्रण रखें। संतुलित वजन मधुमेह और पित्ताशय की पथरी जो अग्नाशय को प्रभावित करती हैं, रोकने में मदद करती हैं। वजन अगर नियंत्रित रखेंगे बच्चों, है ना, वजन नियंत्रित रखेंगे तो संतुलित वजन मधुमेह और पित्ताशय की पथरी, संतुलित वजन होता है मधुमेह या डायबिटीज, शुगर की बात हो रही, शुगर और पित्ताशय की पथरी को रोकने में मदद करता है, ठीक है ना। आपका वेट अगर अच्छा रहेगा तो क्या होगा, आपको शुगर नहीं होगा और पित्त की थैली या पित्ताशय की पथरी नहीं होगी, पथरी की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये चीज 4-5 चीजें आप रेगुलर करते रहेंगे तब। कब? शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान छोड़ दें, स्वस्थ आहार खाएं, तला अधिक वसायुक्त चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, मैगी, और क्या होता है नूडल्स, पास्ता और माइक्रोनी, ये सब चीजें नहीं खाना, अवॉइड करिएगा, जितना हो सके उतना अवॉइड करिएगा, है ना। साग सब्जियां खाएं, फल खाएं, है ना, चना खाएं, कच्चा चना चबाएं, ये सब चीजें आपको अच्छे होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। और वजन नियंत्रित रखने से संतुलित वजन रहेगा तो मधुमेह नहीं होगा और पित्ताशय की पथरी की समस्या को रोकने में महत्वपूर्ण मदद करता है, ठीक है ना। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय, ठीक है ना बच्चों। क्या पढ़ना है? पित्ताशय। ये साहब का पित्ताशय होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना, इनमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनका इलाज कैसे होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पित्ताशय में तो पित्ताशय अभी हम लोग किसको पढ़े थे? अग्नाशय, है ना। अग्नाशय होता क्या है, इसकी आकृति कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, यह सब चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसको स्वस्थ रखने के उपाय भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पित्ताशय मानव पाचन तंत्र का एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है जो लीवर यकृत के ठीक नीचे स्थित होता है। कहाँ पर? ये आता है क्या अपना लीवर, है ना, इसी के नीचे स्थित होता है आपका पित्ताशय। ये क्या है आपका? पित्ताशय। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? सही बात। यकृत के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका प्राथमिक कार्य लीवर के द्वारा निर्मित पित्त को स्टोर करना होता है।
है ना। पित्ताशय का काम क्या होता है, लीवर द्वारा निर्मित या बनाए गए पित्त को स्टोर करने का काम करता है ना। तो किसका काम, स्टोर करना और गाढ़ा करना, ताकि वसा को पचाने में मदद मिल सके, ठीक है ना। स्टोर करना और उसे गाढ़ा करना ताकि वसा फैट को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सके या मदद मिल सके, किसको, वसा को पचाने में, ठीक है ना। पित्ताशय का काम क्या होता है, पित्ताशय का काम लीवर द्वारा निर्मित पित्त को स्टोर करना और उसे गाढ़ा करना ताकि वसा को पचाने में मदद मिल सके, ठीक। यहाँ ग्लाड ब्लैडर उससे जुड़ी समस्याओं और उपचार में विस्तृत जानकारी दी गई है। गाल ब्लैडर की विस्तृत जानकारी आगे है यहाँ पर। ये वाली संरचना क्या होती है आपकी, ये क्या है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर होता है। ये क्या है आपका अग्नाशय। ये वाला पार्ट क्या होता है, छोटी आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी, डेड्यूनम, ठीक है ना। ये है आपका लीवर, ठीक। यहाँ तक कोई, इसके पीछे ये किडनी वाला भाग है, ये अगले जो होगा ना सिलेबस, अगला जब सिलेबस बनाएंगे इसके बाद किडनी है ये। चलिए आगे, ये साहब ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है। पित्ताशय की संरचना और कार्य, इसका स्थान कहाँ पर होता है, या पेट के ऊपरी दाईं और लीवर के ठीक नीचे हिस्से में स्थित होता है ना। इसका स्थान कहाँ होता है, पित्ताशय का स्थान पेट के ऊपरी दाईं और लीवर के ठीक नीचे स्थित होता है। लोकेशन हम लोग देख लिए। कार्य क्या होता है, यह लीवर लगातार पित्त, कार्य इसका पित्ताशय का कार्य लीवर लगातार पित्त हरा पीला तरल बनाता है। हरा पीला तरल द्रव्य होता है, क्या होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य बनाता है। जब हम वसा युक्त भोजन करते हैं तो पित्ताशय सिकुड़ता है, क्या करता है, जब हम वसा युक्त भोजन करते हैं तो पित्ताशय सिकुड़ता है और पित्त को सिस्टिक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में छोड़ता है और वसा को पचाने में सहायक होता है। तो जो पित्त होता है सिस्टिक डक्ट है ना, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में छोड़ता है जो वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सिस्टिक डक्ट, ये वाला पित्ताशय में क्या जुड़ी होती है, सिस्टिक डक्ट है ना। इसी के माध्यम से पित्त कहाँ जाता है, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में जाता है तो वहां पर वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, पित्त, ठीक है ना। पित्त क्या करता है, वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसके माध्यम से जाता है, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से जाता है। कहां पर जाता है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके भाग, इनके मुख्य 3 भाग हैं। पहला होता है फंडस, बड़ा हिस्सा। फंडस क्या होता है आपका, बड़ा हिस्सा, ये वाला भाग है ना। ऊपरी वाला भाग क्या होता है, ये फंडस होता है। दूसरा होता है मध्य भाग, और मध्य भाग जिसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। 3rd नंबर गर्दन, ये वाला नेक, ये क्या होती है, इसकी नेक होती है। इसके 3 भाग है, फंडस, बॉडी और नेक। ये पित्ताशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक, ये 3। हाँ हाँ, तो उसमें तो दिया था एक नासिकत। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें हम लोगों ने जहां पर हम लोग देखा था वहां पे नाशपाती के आकार का था। 1 मिनट देख लेना, 1 मिनट पीछे करना स्लाइड। ये एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है। हाँ उसमें भी है, अच्छा नाशपाती के आकार का होता है, वो होता है जो चलिए हम देख लेंगे वहां पे उसको। पित्ताशय होगा ना ये। हाँ ये तो मुझे भी डाउट था, लेकिन मैंने सोचा उतना थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाने की कोशिश, ठीक है ना, थोड़ा पॉज करना। हम लोग यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये बहुत सही आप लोगों ने बताया था, इसमें उसमें डाउट था मुझे भी, लेकिन मैंने सोचा बाद में देख लेंगे उसको।
मैंने भूल गया था। इसमें क्या होता है, ये वाली जो आपका पित्ताशय होता है, ये नाशपति के आकार का होता है। वहां मिसप्रिंट हुआ, वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर पत्ती के आकार का होता है। जो आपका अग्नाशय होता है ये पत्ती के आकार का होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अब सही है ना। और दूसरी चीज, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। लीवर क्या होता है, जब हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा, मैंने कहा था कल बताएंगे, वहां पे अभी याद आया। तो लीवर क्या होता है, वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक। अब कोई दिक्कत, चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही चीजें करती रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोई दिक्कत होगा नहीं। अग्नाशय पत्ती के आकार का होता है, वहां मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो और जो पित्ताशय होता है वह नाशपति के आकार का होता है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बस बात कहाँ गया, इसका कहाँ गया, यहीं पढ़ रहे थे हम। हाँ, पित्ताशय की संरचना और कार्य। लीवर यह ऊपरी पेट में दाईं ओर लीवर के निचले हिस्से में पाया जाता है। थर्ड दूसरा नंबर, इसका कार्य क्या होता है, यह लगातार पित्त हरा पीला तरल बनाता है। जब हम वसायुक्त भोजन करते हैं तो पित्ताशय सिकुड़ता है और पित्त को सिस्टिक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में छोड़ता है, जो वसा को पचाने में सहायक होता है। दूसरा नंबर, इसका भाग क्या होता है, इसमें प्रमुख भाग होते हैं, इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है फंडस, बड़ा हिस्सा। दूसरा होता है शरीर, ये मध्य भाग होता है। और गर्दन, जो पित्त के नली से जुड़ता है ना। जो पित्त के नली से जुड़ने का काम करता है वो आपका क्या होता है, नेक होता है। यहीं पर सिस्टिक डक्ट होती है, इसी के माध्यम से पित्त कहाँ चला जाता है, आपके छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, चला आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडस क्या होता है ना। फंडस, यह इसका स्थान कैसा होता है और इसका हिस्सा कौन कौन सा, इसमें समस्याएं कैसी हो सकती हैं। तो फंडस जो होता है, फंड्स जो होता है, फंड्स स्थान या पित्ताशय के सबसे निचला गोलाकार सिरा होता है। पित्ताशय का सबसे निचला कैसे हो गया, ऊपर करना, डायग्राम दिखाना, और डायग्राम। हाँ ये वाला सही है, ये वाला भाग ना, ये उल्टा इमेज उल्टा किया गया है। तो यह पित्ताशय का सबसे निचला गोलाकार सिरा होता है, जो यकृत के नीचे स्थित होता है और पेट की दीवार की तरफ रहता है। पहला चीज इसमें क्या होता है, पित्ताशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। दूसरा, यह गोलाकार सिरा होता है। थर्ड नंबर, यह यकृत के नीचे स्थित होता है। चौथा नंबर, पेट की दीवार की तरफ होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका फंड्स होता है। फिर इसमें हिस्सा कौन कौन सा है, पित्ताशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। पित्ताशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। फंड्स सबसे ऊपरी, बॉडी ये पिछले वाली स्लाइड होता है, बॉडी बीच का हिस्सा होता है। और नेक जो गर्दन होती है सबसे नीचे सिस्टिक डक्ट से जुड़ने वाला भाग होता है। नेक जो होता है सबसे नीचे सिस्टिक डक्ट से जुड़ने वाला भाग होता है। फिर इसमें समस्याएं क्या होती हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। फंड्स में मोटापापन हो जाता है। इसमें समस्या क्या होती है, फंड्स में मोटापापन, फंड्स में दीवार में मोटा होना, फंड्स में दीवार का मोटा होना, ये होता है एडेनोमायोमाइटोसिस। ये क्या होती है, यह फंड्स की दीवार का मोटा होने की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। फंड्स की दीवार की मोटा होना, ये क्या कहलाती है, एडेनोमायोमाइटोसिस या क्रोनिक यहाँ पर होता है जब फंड्स की दीवार का मोटा होना, यह होता है एडेनोमायोमाइटोसिस होता है ना। बाकी ये चीजें होती हैं, जैसे इसमें सूजन संबंधित स्थितियों के कारण हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सूजन की स्थितियां आ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंड्स में मोटापा हो जाता है। दूसरा नंबर होता है पित्त की पथरी। यहीं पर पित्त की पथरी होता है। पथरी फंड्स में जमा हो सकती है, जिससे रुकावट और दर्द
गाल ब्लैडर अटैक हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, पित्त की पथरी यहाँ पर हो सकती है, किसमें, फंड्स में। फंड्स में पथरी की समस्या हो सकती है। पथरी फंड्स में जमा हो सकती है, जिससे रुकावट और दर्द, रुकावट कब होती है रुकावट और दर्द हो सकता है। फिर होता है यहाँ पर कैंसर। फंड्स में गांठ या मोटापन पित्ताशय के कैंसर को भी संकेत हो सकते हैं। फंड्स में गांठ या मोटापन, है ना, फंड्स में गांठ या मोटापन पित्ताशय के कैंसर का भी संकेत हो सकता है। हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है, बहुत जल्दी होता नहीं है ना। जो कैंसर होता है पित्ताशय में कैंसर, ये बहुत दुर्लभ होता है, कभी कभी हो सकता है ना, बहुत रेयर केस में होता है कैंसर। लेकिन ये पथरी वाला कंडीशन बहुत जबरदस्त होती है ना। तो पथरी फंड्स में जमा हो सकती है, जिससे रुकावट और दर्द को क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर अटैक हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत बच्ची? चला आगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं बॉडी, गर्दन, इसमें नलिकाएं क्या होती है, इसकी आंतरिक परत क्या होती है, यह सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। बॉडी क्या होता है, शरीर, यह सबसे बड़ा भाग होता है। पित्ताशय का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, शरीर होता है, बॉडी होती है ना, ये वाला भाग। फिर गर्दन, यह पतला सिरा जो सिस्टिक डक्ट से जुड़ता है, जिससे पित्त बाहर निकलता है, ये वाला भाग गर्दन, है ना। पित्ताशय गर्दन जो होता है पतला सिरा होता है, जो सिस्टिक डक्ट से जुड़ता है, इसी से पित्त बाहर निकलता है। बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, आंतों में चला जाता है। फिर इसकी नलिकाएं होती हैं, यह सिस्टिक डक्ट के माध्यम से पित्त नलिका के नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो इसे यकृत और छोटी आंत से जोड़ता है। ये जो नलिकाएं होती हैं, है ना, ये नलिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सिस्टिक डक्ट के माध्यम से पित्त नलिकाओं के नेटवर्क से जुड़ी होती हैं, जो इसे यकृत और छोटी आंत से जोड़ने का काम करते हैं। ये वाली नलिका चली जाती है आपकी यकृत में, लीवर में चली जाती है, और ये वाली चली जाती है आपकी छोटी आंत में चली जाती है, ठीक है ना। ये नलिकाएं होती हैं इसमें। फिर इसकी आंतरिक परत, इसकी अंदर वाली परत, इसमें श्लेष्मा झिल्ली होती है, जो इसे पित्त से बचाती है, ठीक है ना। इसकी परत को, जो श्लेष्मा झिल्ली, जो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा, पित्त में क्या होता है, पित्ताशय इकट्ठा होता है, ये कहाँ से आता है, लीवर से आता है ना। अब इसकी आंतरिक जो परत होती है श्लेष्मा झिल्ली से बनी होती है, इसमें से श्लेष्मा झिल्ली से बनी होती है, जो इसे पित्ताशय से या पित्त से बचाने का काम करती है। जो इसकी जो बॉडी को या फंड्स या नेक की जो परत होती है या इसकी जो मसल्स होती हैं, है ना, इसको बचाने का काम करती है, किससे, पित्त से बचाने का काम म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। यह कहाँ पाई जाती है, पित्ताशय की आंतरिक परत होती है, ठीक है ना। यह सुरक्षा का काम करती है, कौन, आंतरिक परत, श्लेष्मा झिल्ली सुरक्षा का काम करती है, या पित्ताशय की आंतरिक परत होती है, जो इसे पित्त से बचाने से काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत? चला आगे। पित्ताशय से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? पित्ताशय से जुड़ी सबसे सामान्य समस्या पथरी है। पित्ताशय से जुड़ी सबसे सामान्य समस्या क्या होती है, पथरी हो, स्टोन इसमें हो जाता है। तो पित्त की पथरी जब पित्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन का, ये कहाँ कर दिए, चलिए, पित्त की पथरी हम लोग पढ़ रहे थे। जब पित्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन का कड़ा होकर जमा हो जाता है। बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन क्या होता है, कड़ा होकर जम जाते हैं, वहां पे कड़ा होकर जम जाता है, तो यह पत्थर के समान छोटे कण बन जाता है। पथरी किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनती है। किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है पित्त में, और जब ये क्या होता है, ये कड़ा हो जाता है, कड़ा होकर जम जाता है, तो पत्थर के समान छोटे कण बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है कोलेसिस्टाइटिस क्या होती है, यह पित्ताशय में सूजन या संक्रमण है,
यह अक्सर पथरी के समान या पथरी के कारण पित्त की नली में रुकावट हो जाती है। यह अक्सर पथरी के कारण कोलेसिस्टाइटिस क्या होती है? यह अक्सर पथरी के कारण पित्त की नली में रुकावट हो जाता है। यह पथरी पित्ताशय में सूजन या संक्रमण होता है ना। कोलेसिस्टाइटिस या पित्ताशय में सूजन या संक्रमण होता है। क्या होता है? सूजन या संक्रमण होता है। यह कब होता है? यह अक्सर पथरी के कारण पित्त की नली में रुकावट हो जाती है। जब पित्त की नली में जब पथरी के कारण रुकावट हो जाती है तो यहाँ पर पित्ताशय में सूजन हो जाता है या तो संक्रमण हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस क्या होती है? यह पित्ताशय की सूजन या संक्रमण होता है। यह अक्सर पथरी के कारण पित्त की नली में रुकावट से होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। कोलेसिस्टाइटिस कब होती है? यह पित्ताशय की क्या होती है? एक प्रकार की सूजन होती है। यह कब होती है? यह पित्त की नली में पथरी के कारण पित्त की नली में रुकावट होती है। इसके कारण? पथरी के कारण। कहाँ पर? पित्त की नली में, है ना। पित्त की नली में रुकावट होती है पथरी के कारण, यहाँ पर सूजन या संक्रमण हो सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है ना। कोलेसिस्टाइटिस ये होती है प्रकार की सूजन या संक्रमण होती है। फिर होता है पित्त की नली का अवरोध, है ना। पथरी जब पित्त की नली में फंस जाती है तो पित्त का प्रवाह रुक जाता है। सीधी सी बात है, जब पथरी पित्त की नली में रुक जाती है तो पित्त का प्रवाह रुक जाता है, तो भोजन का मतलब भोजन में जो वसा का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। जब वसा का पाचन नहीं हो पाता है तो पीलिया जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर आता है पित्ताशय का कैंसर। यह दुर्लभ है लेकिन गंभीर हो सकता है। पित्ताशय का कैंसर क्या होता है? बहुत रेयर केस में होता है ना, दुर्लभ केस होता है, लेकिन यह गंभीर हो सकता है। कैंसर कोई भी अच्छा नहीं होता, बहुत डेंजरस होता है। यह दुर्लभ है लेकिन गंभीर हो सकता है। चले आगे। ये होता है बच्चा, ये पथरी जो स्टोन होती है ना, ये यहाँ पर फंस जाते हैं, ये इसके डक्ट में फंस जाती है, तो क्या होता है? पित्त कहाँ पर? छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता है ना। ये वाले यहाँ पे पित्त जमा होता है, पित्त की पथरी होते हैं, गाल स्टोन होते हैं, पित्त की जो पथरी होती है ये कहाँ पर फंस जाती है? इसकी नलिकाओं में फंस जाती है। तो जो पित्त होता है वो छोटी आंत में जाने से रुक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। पित्त की पथरी के लक्षण होते हैं पित्ताशय में तेज दर्द होना, है ना। पित्ताशय में पित्त की पथरी के लक्षण पित्ताशय में दर्द, पेट फूलना, उल्टी आना या मचलना, तेज बुखार हो जाता है, पीलिया की समस्या हो जाती है, खट्टी डकार आना, पसीना आना, एसिडिटी का हो जाना, है ना। बदहजमी की परेशानी हो सकती है इसमें। ठीक है ना। जब पित्त की पथरी में जब पित्त में पथरी रहेगी या पित्ताशय की जब पथरी के लक्षण क्या हो सकते हैं? पित्ताशय में तेज दर्द, पेट फूलना, ये सभी समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती है। कब? जब इसमें क्या रहेगी? स्टोन रहेगी। पित्ताशय में जब स्टोन रहेगी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना। कारण और जोखिम, ये किसके कारण होता है? इसमें जो पथरी होता है ये उसके कारण और उसके जोखिम क्या, रिस्क क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स एंड रिस्क, काजेस एंड रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो जोखिम कारक क्या हो सकते हैं? पहला होता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। कोलेस्ट्रॉल, पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर क्या हो सकता है? पथरी हो सकती है वहां पे, है ना। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर यहाँ पर पथरी हो सकती है। दूसरा नंबर, तेजी से वजन घटना, जल्दी डाइटिंग या वजन कम करना, जल्दी डाइटिंग, जैसे आप लोग भूखा रहते हैं ना, पथरी की समस्या हो सकती है, जल्दी डाइटिंग करते हैं या वजन कम हो जाता है तो आपकी पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। फिर मोटापा, अतिरिक्त वजन भी रहेगा तब भी समस्या है। ठीक है ना। कम वजन है तब भी समस्या, अतिरिक्त वजन है फिर भी समस्या हो सकती है। फिर हार्मोनल असंतुलन, महिलाओं में गर्भावस्था में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या गर्भ निरोधक गोलियों के कारण पथरी हो सकती है।
ठीक है ना। इसके कारण महिलाओं के गर्भावस्था में हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी या गर्भ निरोधक गोली ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पित्त की थैली में क्या हो सकती है, पथरी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना। फिर होता आहार, अधिक वसा, कम फाइबर और तले हुए भोजन का सेवन करने से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण, अधिक वसा वाली चीजें खाने से, कम फाइबर जो मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा कम हो लेने पर, है ना। जैसे सागों में मिनरल्स कम होते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, सागों में आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है ना। अगर वो चीजें आप कम खाएंगे तब यहाँ पर हो सकती है आपकी पथरी। अधिक वसा, तेल, कढ़ी चीजें और तैली चीजों को ज्यादा खाने से पथरी की समस्या हो सकती है। अगर अधिक वसा चीजें खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बनता है। फिर तले हुए भोजन का सेवन करने से कारण पथरी के कारण हो सकते हैं। फिर नंबर मधुमेह, डायबिटीज भी हो सकती है। शुगर के मरीजों में जोखिम अधिक हो जाता है ना। शुगर के मरीजों में जोखिम अधिक हो जाता है। ठीक है ना। डायबिटीज यहाँ पर अधिक हो सकता है। आगे चलिए, इसका निदान, जो भी समस्या उत्पन्न हुई है इसका निदान, अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड इसको देखने के लिए, इसको निदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह सबसे आम और सटीक तरीका होता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। फिर होता है सिटी स्कैन, पित्ताशय की स्थिति को विस्तार से देखने के लिए सिटी स्कैन या एमआरआई आप करवा सकते हैं। ठीक है ना। उसको निदान करने के लिए, उसको उसका इलाज करवाने के लिए, पित्ताशय की स्थिति को विस्तार से देखने के लिए सिटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं। रक्त परीक्षण, संक्रमण या पीलिया की जांच करने के लिए आपको क्या करवाना है ना, रक्त का ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है ना। पीलिया और भी जो संक्रमण होते हैं उनको जांच करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। एमआरसीपी और ईआरसीपी, पित्त की नली में पथरी को जांच कराने के लिए यहाँ पे एमआरसीपी और ईआरसीपी करवाना पड़ता है। यह किसके लिए होता है, पित्त की पथरी में जांच करने के लिए होता है। फिर ट्रीटमेंट, उपचार, सर्जरी, यदि पथरी दर्द या जटिलताएं पैदा कर रही है तो पित्ताशय को हटाने के लिए सर्जरी करा दी जाए। पित्ताशय को हटा सकते हैं, पित्ताशय के माध्यम से पित्ताशय में पथरी दर्द या जटिलताएं पैदा कर रही हैं तो पित्ताशय को हटाने के लिए सर्जरी करवा सकती है, आपको ऑपरेशन करवा लेना होता है। फिर होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन वाली सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन की स्थिति, यह सबसे सामान्य है, जिसमें 3 से 4 छेद करके पित्ताशय निकाल दिया जाता है और मरीज 24 से 48 घंटे में घर जा सकते हैं। ये सबसे आम, अब इसकी प्रचलन ज्यादा है दूरबीन वाले की, है ना। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से यह सबसे सामान्य परिस्थिति होती है, जिसमें 3 से 4 छोटे छेद करके पित्ताशय निकाल दिया जाता है और मरीज को 24 से 48 घंटे में घर जा सकते हैं। ओपन सर्जरी, गंभीर मामलों में बड़ा चीरा लगाया जाता है ना। जब हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं तो गंभीर मामलों में चीरा लगाया जाता है, तो उसको काट पीट के बाहर निकाल दिया जाता है। फिर होता है दवाइयाँ, ट्रीटमेंट में अगर छोटी पथरी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन को घोलने के लिए दवा दी जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और पथरी दोबारा बन सकती है। दवाई के माध्यम से बच्चों, दवाई के माध्यम से क्या होता है, छोटी पथरी कोलेस्ट्रॉल स्टोन को घोलने या गलाने के लिए, कहते हैं दवा दे रहे हैं गल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो घोलने के लिए दवा दी जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और पथरी दोबारा हो सकती है। इसमें पूरी तरह से ये सही नहीं होती है। रोकथाम और सावधानियां, इसको हम लोग पढ़ना है। संतुलित और कम वसा वाला आहार लेना है ना, नहीं समस्या हो सकती है। संतुलित और कम वसा वाला आहार लेना है। दूसरा नंबर, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां खाएं, है ना। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाना है, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, ये सब चीजें खानी होती है। फिर स्वस्थ वजन बनाए रखने में
स्वस्थ वजन बनाए रखें, आपका वजन या वेट को मेंटेन रखना होता है, भरपूर पानी पीना होता है, लंबे समय तक भूखा न रहे। नवरात्रि आने वाली होती है तो 9 दिन का उपवास रख लेते हैं, है ना। 16 सोमवार का भी कर लेते हैं, जो वह क्या होती है गांव में, या लड़कियां महिलाएं ज्यादा करती हैं, बच्चे भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, पता नहीं कौन सी मोह माया के जाल में फंस के सब उपवास रखने लगते हैं। तो भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जब भूखा रहेंगे तो क्या हो सकती है, आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर पित्ताशय के बिना जीवन संभव है, ये हम थोड़ा आप लोगों ने, मैंने वहां पर लिखा था ना, वहां पे पित्त की थैली को, पित्ताशय को बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या पित्ताशय के बिना जीवन सामान्य है? हाँ, पित्ताशय को हटाने के बाद पित्त सीधे लीवर से छोटी आंत में पहुंचता है। पित्त सीधे लीवर से छोटी आंत में पहुंचता है। जो पित्ताशय क्या करता है, पित्त को स्टोर करता है। जब पित्ताशय हटा देंगे तो जो पित्त बनेगा लीवर से सीधे कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। हाँ चलो, सॉरी, छोटी आंत में चला, लीवर से जो पित्त बनेगा लीवर से छोटी आंत में पहुंचता है। पाचन में कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ता, हालांकि कुछ समय के लिए वसा युक्त भोजन पचाने में दिक्कत हो सकती है। जो ज्यादा अगर हम वसा युक्त भोजन रहेगा उसको पचाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। पित्ताशय के बिना जीवन सामान्य हो सकता है, इसीलिए उसको निकाल देते हैं। फिर जर्नल प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, ये लास्ट समस्या होती है इसमें, मतलब समस्या नहीं कर सकते, लास्ट टॉपिक है आपका जर्नल प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक उसी का रिपीट है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, उसका रिकैप है एक तरीके से। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, पाचन का सामान्य सिद्धांत। पाचन का सामान्य सिद्धांत, इसमें क्या होता है, पाचन के सामान्य सिद्धांत में भोजन को चबाने यांत्रिक से शुरू होकर लार, पाचक, रस द्वारा छोटे पोषक तत्वों में तोड़ना, फिर छोटी आंत में उनका अवशोषण करना शामिल होता है, जिससे क्रमाकुचन नामक मांसपेशी संकुचन पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अंत में अवशिष्ट का शरीर से बाहर निकालना होता है। यह मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होता है। ये जो जर्नल प्रिंसिपल होता है, यह मुख से लेकर कहाँ का, गुदा तक समाप्त होता है। ये जो पूरा भाग होता है, ये जब भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है एक एक चीज, ये उसी का प्रिंसिपल होता है ना, उसका सामान्य परिचय होता है। पहली चीज, हम भोजन को खाते हैं, मुंह उसको चबाता है, तोड़ता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ता है। फिर आती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कहते हैं जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े को लुगदी के फॉर्म में पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करती है, उसको गीला करती है, नम करती है। फिर आ जाती है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है, आमाशय। यह चिकनी म्यूकस बनाती है, क्या बनाती है, उसको चिकना बनाती है, म्यूकस बनाती है, आमाशय में चला जाता है। आमाशय उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, एंजाइम होते हैं और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को और छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। आमाशय से निकलने के बाद ये चला जाता है छोटी आंत में। भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में यहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पर एंजाइमों के द्वारा, पाचक रस के द्वारा, है ना, पाचक रस के द्वारा प्रोटीन, विटामिन और फैट या वसा का पाचन होता है। फिर जो कुछ भी बचा रहता है, पानी और खनिज लवण, ये चले जाते हैं आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आपका पानी का, वाटर का पाचन होता है या अवशोषण होता है, या खनिज लवणों का, आयरन और एक और था खनिज, आयरन और कॉपर का अवशोषण आपकी बड़ी आंत में होता है ना। जो भी कुछ बचता है वो चला जाता है मलाशय से उसको बाहर कर दिया जाता है। ये आपका जनरल प्रिंसिपल होगा किसका, पाचन का, ठीक है ना। आगे करिए। फिर से स्टार्ट हो गया है। पाचन के प्रमुख चरण क्या होता है, प्रवेश और यांत्रिक पाचन में पहला होता है देखना और सूंघना। पाचन का शुरुआत भोजन को देखने और सूंघने से होता है, जिससे लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। पाचन का शुरुआत भोजन को देखने और सूंघने से होता है। जब आप भोजन को देखते हैं और सूंघते हैं तो यह लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, मुंह में लार आने लगता है ना। आम को देखिए, भरा भर आम और इमली, लार भयंकर निकलने लगती है।
फिर दांत क्या करता है, दांत चबाने का काम होता है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार मिलाकर उसे नम और चिकना बनाती है, जिससे जिससे बोलस जिससे बो बोलस बोलस निगलने योग्य भोजन भोजन का घोल बनाता है। बोलस क्या होता है, निगलने योग्य वो होता है ना, पेस्ट होता है, जिससे हम आसानी से निकल जाते हैं। फिर ग्रास नली आती है। पाचन का पाचन में दूसरी की महत्वपूर्ण भूमिका, ग्रास नली निगलने के बाद बोलस क्रमाकुचन नामक मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन द्वारा ग्रास नली से होकर पेट में पहुंचने का काम करता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पेट क्या करता है, स्टोमच या आमाशय। पेट आमाशय का काम क्या होता है, पेट में भोजन एसिड और एंजाइम, पेट में या कहां पर, स्टोमच में, स्टोमच की बात हो रही है। आमाशय में भोजन एसिड और एंजाइम जैसे पेप्सिन, एंजाइम क्या होता है यहाँ पे, पेप्सिन होता है। एंजाइम स्टोमच में क्या पाया जाता है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और एसिड कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, HCl और पेप्सिन पाया जाता है के साथ मिलता है और इसे तोड़ते हैं और इसे कायम में बदल देते हैं, लुगदी के रूप में बदल देते हैं, पेस्ट के रूप में बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। आगे करिए। फिर ये कहा जाता है, फिर अगला भाग आता है आपका छोटी आंत का, है ना, स्टोमच हो गया। उसके बाद छोटी आंत, यह पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण का मुख्य स्थल होता है। किसका, यह पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल होता है छोटी आंत। फिर सहायक अंग हम लोगों को पढ़ना है। यकृत हम लोगों ने पढ़ लिया, अग्नाशय पढ़ लिया, और पित्ताशय यहाँ पित्त और पाचक रस को भेजते हैं। जो सहायक अंग होते हैं, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब क्या करते हैं यहाँ पर छोटी आंत में पाचक रस और पित्त को भेजते हैं ना। छोटी आंत में पित्त और पाचक रस कहाँ से भेजा जाता है, अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय से भेजा जाता है छोटी आंत में, जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अवशोषण का काम होता है छोटी आंत में, अवशोषण का काम होता है। भोजन के छोटे अणु रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। फिर आता है बड़ी आंत हम लोगों ने पढ़ लिया है। छोटी आंत से बचे हुए अपशिष्ट में से पानी को सोख लिया जाता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, पानी का ना। बड़ी आंत में खनिज और पानी का अवशोषण होता है। छोटी आंत से बचे हुए अपशिष्ट में से पानी को सोख लिया जाता है। फिर मलत्याग, बचे हुए ठोस अपशिष्ट मल को मलाशय और गुदे के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये था आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन। मुख्य सिद्धांत क्या होता है, मुख्य सिद्धांत यांत्रिक पाचन, चबाना और क्रमांकुचन जो भोजन को तोड़ते हैं। यांत्रिक पाचन क्या होता है, मैकेनिकल भोजन को चबाना और क्रमांकुचन के द्वारा उसको और भागों में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया आपकी यांत्रिक पाचन होता है। चबाने की क्रिया क्या होती है आपकी, यांत्रिक पाचन में आता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो यहाँ पे लार ग्रंथियां, उसको लाइपेज होता है। एंजाइम, लार ग्रंथि में क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज ही होता है ना। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। तो ये यांत्रिक पाचन में आता है। फिर रासायनिक पाचन, एंजाइम और एसिड के द्वारा भोजन के घटकों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ने की क्रिया क्या होती है, रासायनिक पाचन में क्या होता है, एसिड और एंजाइम के द्वारा। और यांत्रिक में चबाना और क्रमांकुचन के द्वारा भोजन का पाचन होता है। फिर थर्ड नंबर होता है अवशोषण, पोषक तत्वों का रक्त में जाना। यह क्या होता है, अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का रक्त में जाने की प्रक्रिया अवशोषण होती है। फिर नियंत्रण, कंट्रोल, नसें और हार्मोन्स जैसे गैस्ट्रिन इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, है ना। नियंत्रण, जो पाचन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, नसें और हार्मोन्स। कौन से, गैस्ट्रिन हार्मोन्स। इस पूरे गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है ना, चलिए आगे। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पाचन के मुख्य अंग कौन कौन से, मुख हो गया, फायरिक्स हो गया, है ना,
सेल्वेटरी ग्रंथ, लार ग्रंथ या ग्रास नली, पेट, अग्नाशय, ये सब चीज़ों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज तक यहीं तक चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो गया है। इसका नोट्स बना लीजिएगा, है ना, नोट्स बना लीजिएगा और चार्ट भी बनाते रहिएगा, ठीक है ना। सभी टॉपिक का चार्ट जरूरी होता है और नोट्स कंपलसरी है। नोट्स बनाइएगा और सेशन को शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना। अब लोग आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ लीजिए, ठीक है ना।